अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इनसाइटफुल आइज। आज हम जानेंगे हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान को कैसे लूटा जा रहा है और उनको लूटने वाला कौन है। चलिए शुरू करते हैं आज ये इस वीडियो को। रवीश कुमार ने कहा था, भारत एक ठग प्रधान देश है। ये वो देश है जिसको जहां जब जैसे मौका मिलेगा आपकी जेब काट लेगा। मैं बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। यहाँ ठग महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, गर्लफ्रेंड को महंगे महंगे गिफ्ट देता है। पता चला कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को करोड़ों के तोहफे दिए। और अगर ये ठग बाई चांस गरीबों को ठग रहा हो तो फिर वो ठग नहीं भगवान है। We all love underdog stories। छोटे शहर का लौंडा बड़ा आदमी बन गया। I come from a small village. I went to a government school. पर ये कहानी इन सब से बड़ी है। तेलगी के बारे में सुना है ना? Kingpin in stamp paper scam Abdul Karim Telgi has been convicted of forgery and cheating. He named Sharad Pawar and other Maharashtra politicians. मैं आप हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि अगर अपनी फाइनेंशियल हालात अपने हालात को बदलना है तो एजुकेशन हासिल करनी हो। और 15-20 साल एजुकेशन में झोंकने के बाद अगर आपको एक ढंग की नौकरी भी न मिले ना तो किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। 2017 से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। ग्रेजुएशन मैंने 2016 में कर ली थी। अब चाउमीन का ठेला लगाता हूँ। अब्दुल करीम तेलगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कर्नाटका के एक टाउन कानपुर में एक गरीब घर में पैदा होने वाले तेलगी ने गरीबी और भूख से बचने के लिए छोटे मोटे काम किए, ट्रेन में फ्रूट बेचे, पर उसे उम्मीद थी कि एक दिन पढ़ लिख कर वो बड़ा आदमी जरूर बन जाएगा। और इसी सोच के साथ तेलगी ने कर्नाटका के कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल कर ली। पर अफसोस ये डिग्री उसे बड़ा आदमी तो क्या एक ढंग की नौकरी भी न दिला सकी। उसने कई सारी नौकरियां की, अलग अलग शहरों में काम किए और आखिरकार वो सऊदी अरेबिया चला गया, जहां उसने 7 साल काम किया। अलग अलग तरह की नौकरियां दर बदर के धक्के खाकर वो साल 1991 में वापस मुंबई आ गया। यहाँ वापस आकर उसने अरेबियन मेट्रो ट्रेवल नाम की एक एजेंसी शुरू की। अब ये थी तो ट्रैवल एजेंसी, पर असल में ये काम करती थी कबूतरबाजी का। कबूतरबाजी मतलब इमिग्रेशन फ्रॉड, जहाँ पर नकली कागजात, नकली डिग्रीज, यहाँ तक कि नकली पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश नौकरी के लिए भेजा जाता है। तेलगी का ये फ्रॉड का बिजनेस खूब चलने लगा। तेलगी जबरदस्त तरीके से पैसा कमा रहा था, पर बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाती। साल 1993 पुलिस तेलगी के ऑफिस में छापा मारती है। तेलगी को फेक पासपोर्ट के केस में बंद कर दिया जाता है। ये था अब्दुल करीम तेलगी का क्राइम की दुनिया में पहला कदम। जेल में सजा काटते हुए अब्दुल करीम तेलगी की दोस्ती राम रतन सोनी नाम के एक आदमी से हो जाती है। बातों बातों में तेलगी राम रतन सोनी से पूछता है कि तुम क्यों जेल में बंद हो। तो राम रतन सोनी उसे बताता है कि वो शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉडरी के केस में अंदर है। फिर राम रतन सोनी उससे पूछता है कि तुम क्यों जेल के अंदर हो। तेलगी उसे बताता है कि उसे नकली पासपोर्ट बनाने के जुर्म में बंद किया गया है। ये बात सुनकर राम रतन सोनी की दिमाग की बत्ती जल जाती है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो पासपोर्ट फेक करने का स्किल जानता हो राम रतन के बड़ा काम का हो सकता है। राम रतन सोनी तेलगी को पार्टनरशिप का ऑफर देता है। अपनी सजा काटने के बाद जब ये दोनों बाहर आते हैं तो दोनों साथ मिलकर पोस्टल स्टैम्प टिकट का फ्रॉड शुरू कर देते हैं। First person to be picked up by us was Rajiv Ratan Soni. So he met Telgi in custody and he got him interested in share market. So gum washing was the first thing which they started. अलग अलग वैल्यू के इन स्टैम्प टिकट का फ्रॉड करके ये दोनों ऑन एन एवरेज 15-20 हजार रुपए महीना बनाने लगते हैं। 1994 यानी 1994 में 15-20 हजार रुपए का मतलब है आज की तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए। स्टैम्प टिकट से बहुत थोड़े वक्त में बहुत अच्छा पैसा बन रहा था, पर तेलगी की भूख और लालच इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उसका दिमाग हर डायरेक्शन में चल रहा था, पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टीज, पर यह सब इन टिकट से पॉसिबल नहीं था। और फिर तेलगी की नजर पड़ती है स्टैम्प पेपर्स पर। ये स्टैम्प पेपर हम सब ने लाइफ में एक ना एक बार देखा या यूज जरूर किया होगा। सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप, यहाँ तक कि शादी तक को रजिस्टर कराने के लिए इन स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इन स्टैम्प पेपर की वैल्यू नोट की तरह होती है। 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर मतलब 1000 रुपए, 10 रुपए का स्टैम्प पेपर मतलब 10 रुपए। अब कमाल की बात यह है कि स्टैम्प पेपर की वैल्यू कितने भी रुपए की हो और आपने इसे कितने भी रुपए का खरीदा हो, एक बार एग्रीमेंट साइन होने के बाद हम में से कोई इसे वापस उठाकर नहीं देखता। और यही पॉइंट तेलगी ने नोटिस किया। तेलगी राम रतन सोनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो नकली स्टैम्प पेपर प्रिंट करेंगे और फिर असली स्टैम्प पेपर्स के साथ अपने नकली स्टैम्प पेपर्स मिला देंगे। पूरे देश में हर दिन करोड़ों स्टैम्प पेपर्स बेचे और खरीदे जाते हैं, और अगर उसमें से कुछ हजार स्टैम्प पेपर्स नकली निकल भी आए तो किसी को क्या पता चलेगा। हालांकि इस केस से जुड़े बहुत सारे लोगों को ये कहानी एक प्रोपेगेंडा लगती है। ये तो स्टोरी बनाई गई है,
उसने स्टैम्प पेपर छापा नहीं, वो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में से उसको छपे हुए स्टैम्प मिलते थे, वो काहे के लिए स्टैम्प पेपर छापेगा। खैर सच जो भी हो, प्लान सिंपल था, नकली स्टैम्प पेपर छापो, उन्हें असली स्टैम्प पेपर के साथ मिलाओ और फिर पूरे देश में फैला दो। पर तेलगी के इस प्लान में 3 प्रॉब्लम थी। पहली, पूरे मुल्क में बिकने वाला ये स्टैम्प पेपर सिर्फ नासिक में प्रिंट होता था और वहां से अलग अलग वैल्यू के पेपर हाई सिक्योरिटी में सील पैक होकर पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। और यही थी दूसरी प्रॉब्लम, पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला ये स्टैम्प पेपर सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस वेंडर्स को दिया जाता था। उन्हीं को ये राइट था कि वो इसे आम लोगों को बेचे। तेलगी के पास नकली स्टैम्प पेपर्स तो थे, पर बेचने का लाइसेंस नहीं। बेचता अब तो किसे और कैसे? पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। साम दाम दंड भेद, पैसा, पावर, पॉलिटिकल कनेक्शन के दम पर वो आखिरकार वेंडर लाइसेंस ले ही लेता है। नॉर्मली जिस लाइसेंस को लेने के लिए लोगों को 3-3 साल लग जाते थे, तेलगी को सिर्फ 3 महीने लगे। तेलगी तैयार था करोड़ों रुपए छापने के लिए। पर तीसरी प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी थी, राम रतन सोनी। सोनी तेलगी की स्पीड और शातिर दिमाग से डर गया। उसने उससे कहा कि वो बिजनेस नहीं कर सकता, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। तेलगी का ये सुन के दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि तेलगी को नकली पेपर्स तो बनाने आते थे, पर सारी की सारी नेटवर्किंग, किसे बेचना है, कहाँ बेचना है, पेपर कब कितना कहाँ जाएगा, ये सारा का सारा काम रतन सोनी की जिम्मेदारी था। इस गेम में रतन सोनी ही था जिसके पास नेटवर्किंग की पावर थी। पर तेलगी वॉस तेलगी। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें किसी के ऊपर डिपेंड न होना पड़े, बिल्कुल पैब्लो एस्कोबार स्टाइल में। सेल करने वाली टीम अलग, प्रिंट करने वाली टीम अलग, नकली पेपर्स को डिलीवर करने वाली टीम अलग, यहाँ तक के पैसा काउंट करने वाली भी टीम बिल्कुल अलग। अपने इसी शातिर दिमाग और स्ट्रैटेजीज से कुछ ही वक्त में तेलगी पूरे मुंबई का माफिया लॉर्ड बन गया। और कमाल की बात यह है कि ये सारे के सारे नकली पेपर्स असली लाइसेंस वेंडर्स ही सेल किया करते थे, क्योंकि तेलगी उन्हें 25 से 30% का कमीशन देता था। जहां सरकार 2 से 3% कमीशन दे रही थी, वहीं तेलगी 25 से 30% का कमीशन ऑफर कर रहा था। बहुत थोड़े से वक्त में पैसों की बारिश होने लगी। तेलगी को जो चाहिए था हर चीज उसके पास थी, बेशुमार पैसा, पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1996 में तेलगी के ऊपर पूरे महाराष्ट्र में 6 फ्रॉड के केस दर्ज किए जाते हैं, 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन से। ये 6 के 6 पुलिस स्टेशन तेलगी को कोर्ट लेके जाते हैं। कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसकी बेल को रिजेक्ट किया जाता है और सरकार उसे पुलिस हिरासत और रिमांड में भेजती है। तेलगी कोर्ट से निकलता है, लेकिन सीधा वो अपने घर जाता है। तेलगी जेल में तो बंद था, पर सिर्फ कागजों में। He applied for anticipatory bail और एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब तेलगी आया, 6 पुलिस स्टेशन में उसके केसेस रजिस्टर थे, 6 पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स वहाँ पे थे और एंटीसिपेटरी रिजेक्ट होने के बाद ऑल्सो तेलगी जस्ट वॉकड आउट। पूरे देश से हजारों करोड़ों रुपए तेलगी के पास आ रहे थे। उसका ये स्कैम 13 स्टेट्स में फैल चुका था। उसके अंडर में 900 लोगों की टीम काम कर रही थी। 1998 से 2001 तेलगी के लिए गोल्डन पीरियड था। तेलगी बहुत तेज दौड़ रहा था, पर कोई था जिसकी नजर उस पर थी, जयंत एम तेनायकर। इनका नाम इस केस में बहुत कम लिया जाता है, लेकिन तेलगी को सबसे पहले एक्सपोज करने वाले जयंत एम तेनायकर ही थे। तेलगी और तेनायकर दोनों खानापुर में एक साथ पले बड़े, एक साथ खेल के बड़े हुए। 1996 में तेनायकर नोटिस करते हैं कि तेलगी पूरे खानापुर में मुंह मांगे दामों पर प्रॉपर्टीज खरीद रहा है। बहुत थोड़े से वक्त में उसने खानापुर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली है। ये बात तेनायकर को खटक जाती है। उन्हें लगता है कि तेलगी के काम में कोई ना कोई झोल है और अपनी जिंदगी के अगले 4 साल तेलगी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगा देते हैं। तेलगी ने खानापुर में बहुत सारी प्रॉपर्टी मुंह मांगे दाम पर चालू कर दी लेने के लिए। 1996 से सन 2000 के बीच तेनायकर इस पूरे गेम को डिकोड करके पुलिस के पास जाते हैं, पर पुलिस उन्हें पागल कहकर भगा देती है। तेरे को दीवाना कुत्ता काटा है, तू ये छोड़ दे, ये स्टैम्प पेपर कोई नहीं करेगा, ऐसा बोल के किसी भी पुलिस स्टेशन में मेरा कंप्लेंट नहीं लेते थे। और आखिरकार साल सन 2000 में तेनायकर उस वक्त के प्रेसिडेंट KR नारायण और ऑपोजिशन लीडर BS येदियुरप्पा को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो तेलगी के पूरे स्कैम का खुलासा करते हैं। खानापुर में बैठे तेनायकर तेलगी की कब्र खोदने का इंतजाम कर रहे थे। वहीं मुंबई में तेलगी अपनी कब्र खुद खोद चुका था। ये न्यूज़ देखिए। साल सन 2000 में तरन्नुम नाम की बार डांसर पर एक ही रात में तेलगी 93 लाख रुपीस उड़ा देता है। अगले दिन ये खबर अखबारों में थी और तेलगी के चर्चे पूरे देश में।
हर कोई जानना चाहता था कि आखिरी तेलगी है कौन। हुसैन ज़ैदी और ब्रजेश सिंह अपनी किताब डेंजरस माइंड्स में लिखते हैं कि उन्होंने तरन्नुम से 1 घंटे बातचीत की, जिसमें तरन्नुम ने बताया कि अब्दुल करीम साहब को बॉलीवुड का ऑब्सेशन था और वो अलग अलग फिल्म हीरोइंस के साथ वक्त गुजारना चाहते थे, पर जब वो बॉलीवुड तक नहीं पहुंच सके तो हम बार डांसर से अपना दिल बहलाने लगे, क्योंकि हम एक्ट्रेस की तरह दिखती थी और तैयार होती थी। लगता है तेलगी को फेक्स का नशा था। अगस्त 19 सन 2000 बेंगलुरु के अपर पेट पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर होता है फेक स्टैम्प पेपर्स को लेकर। जांच होती है और नाम सामने आता है अब्दुल करीम तेलगी का। बेंगलुरु की स्पेशल पुलिस तेलगी को पकड़ने के लिए निकलती है, लेकिन तेलगी वहां से फरार हो जाता है। 7 नवंबर सन 2001 अजमेर की दरगाह से तेलगी को अरेस्ट किया जाता है। I cordially took him outside from the dargah. He begged us like anything when we arrested him. He wanted to give everything, money, any crores of rupees he would have given. उस पे कार्रवाई होती है और उसे बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में भेजा जाता है। पर तेलगी के लिए सब खेल था, एक मजाक। ब्रिटिश टाइम में भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन्स हैव चेंज्ड, बिजनेस इज सेम। आर श्री कुमार, जो स्टैम्प पेपर्स इन्वेस्टिगेशन के चीफ थे, बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में तेलगी से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि तेलगी की तो ऐश में कट रही है। एसी रूम, एलईडी टीवी, बड़ा कमरा, फ्रिज, हाथ पैर दबाने के लिए 2 नौकर मिले हुए हैं। तेलगी आर श्री कुमार को देखता है और कहता है, साहब ये आप नहीं रुक सकते, ये खेल ऐसे ही चलता रहे। फर्स्ट टाइम आई टॉक टू हिम, ही सेड, अरे साहब इसको तो आप बंद नहीं कर सकते, ये तो जमाने से हो रहा है, ही सेड यू कांट स्टॉप इट। कुछ दिनों बाद तेलगी को मुंबई की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां उसे 4 मोबाइल फोन और 10 सिम कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। सीबीआई अपनी चार्जशीट में मेंशन करती है कि जेल के अंदर से ही तेलगी अपने सिंडिकेट के लोगों को 3780 कॉल करता है। इस सिंडिकेट में उसके रिश्तेदार, डीलर्स, पुलिस ऑफिसर और भी बहुत लोग थे। तेलगी उनसे कोड वर्ड्स में बात करता था। शायद उसको अंदाजा था कि कोई है जो उसकी कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहा है। 2 साल गुजर जाते हैं। तेलगी अब भी जेल में बंद है और जेल में बैठा हुआ अपना सिंडिकेट चला रहा है। पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, सब कुछ स्लो चल रहा है। बस स्पीड में है तो पैसा जो पुलिस बटोर रही है, पैसा जो अब्दुल करीम तेलगी पूरे देश से कमा रहा है। पर जून 2003 में ये पूरा खेल बदल जाता है जब एंट्री होती है अन्ना हजारे तेलगी स्कैम से रिलेटेड एक PIL फाइल करते हैं, जिसमें वो तेलगी स्कैम की प्रोग्रेस के बारे में सवाल करते हैं। इस PIL की वजह से सेंटर में बैठी गवर्नमेंट एक्शन मोड में आ जाती है और केस का पूरा रुख बदल जाता है। सेंटर से दबाव पड़ने पर पूरे देश में एक के बाद एक छापे मारे जाते हैं। नकली स्टैम्प पेपर्स, पासपोर्ट वेंडर्स को पकड़ा जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा स्कैम था जिसके अंदर कई 100 पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया। पर अभी और भी बड़े नाम थे जो तेलगी लेने वाला था, कुछ ऐसे नाम जिसने देश को हिला कर रख दिया। दिसंबर सन 2003 तेलगी का नार्को टेस्ट किया जाता है। तेलगी इस टेस्ट में बताता है कि पॉलिटिशियंस है जो इस पूरे स्कैम की रीढ़ की हड्डी है। इस नार्को टेस्ट में वो NCP चीफ शरद पवार और चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल का भी नाम लेता है। A videotape has emerged of the scam mastermind Abdul Karim Telgi taking a narco analysis test, where under the influence of truth serum, he has blurted out the names of Sharad Pawar and Chhagan Bhujbal. हालांकि बाद में तेलगी नार्को टेस्ट के इस एनालिसिस को गलत बता देता है और सीबीआई की जांच में इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। जून 2007 तेलगी अपना जुर्म कबूल करता है। उसको 13 साल की सजा होती है और साथ में 202 करोड़ रुपए का जुर्माना उस पर लगाया जाता है, जिसको ना देने की सूरत में उसे 30 साल और जेल में रहना पड़ सकता है। Saying that you are being framed and suddenly you said that you want to plead guilty. Why the sudden change? Sir, I already told you that. I have asked my wife. My wife says that when she came in the morning, no, पहला आप जो है गुनाह कबूल करो, उसके बाद में मैं बात करूंगी. That's why I made it, sir. अक्टूबर 27 सन 2017 बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में अब्दुल करीम तेलगी की मेनिंजाइटिस बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। बहुकोटि स्टैम्प पेपर घोटाले में आरोपित बनकर सजा काट रहे अब्दुल करीम लारसाब तेलगी का विक्टोरिया अस्पताल में निधन हुआ। लेकिन तेलगी को डायबिटीज भी था और हाइपरटेंशन भी। तेज बुखार, पूरे जिस्म में दुखन और एक अजीब सा शोर हर वक्त कानों में गूंजता रहता है। ऐसी दर्दनाक मौत आई अब्दुल करीम तेलगी को। बड़ा मुश्किल है ये कहना कि इंसाफ हुआ या नहीं। शायद आप में से कुछ लोग कहें कि अब्दुल करीम तेलगी को ऊपर वाले ने उसकी करनी का बदला दे दी,
पर इस गेम को चलाने वाले, सिंडिकेट में काम करने वाले लोग तो बहुत थे। 30,000 करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर। सीधे रास्ते से इतना पैसा कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब ये यकीन आपके दिल में घर कर लेता है तब लोग इस तरह के कारनामे अंजाम देते हैं। और मैं, आप, हम सब बड़े मजे लेकर इन लोगों को तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं। और जब इन लोगों का सच सामने आता है तो लगता है अबे यार धोखेबाज है, फ्रॉडी था। पर आपको एक कमाल की बात बताऊं, हम सब फ्रॉड ही हैं। कोई ऑफिस में 15 मिनट लेट जाने का फ्रॉड करता है, तो कोई ITR रिटर्न में गड़बड़ करके फ्रॉड करता है। और जब तक मौका मिलता रहेगा हम सब अपनी अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से फ्रॉड करते रहें। ऑल इंडिया के लोग हैं सर, इसमें से तो कई बड़े बड़े लोग हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते। और ये एजेंसी जो है ना, एजेंसी को अच्छी तरह से मालूम है और वो एक्शन लेंगे। स्लो बट स्टडी, दे विल टेक द एक्शन। जिस तरह इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है, इसी तरह ये सब कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है। और हमारे सियासतदान भी जो हैं वो भी हमारे मुल्क को इसी तरह लूट रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।